हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 बिहेवियर बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका पार्ट 1 हमने प्रीवियस वीडियो में करा था, एवलिन ग्लेन लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, और इसका पार्ट 2 हम इस वीडियो में करेंगे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। अब यहाँ पे कुछ म्यूजिशियंस हैं, उनकी इमेज है और साथ में ही वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ये बजाया करते थे। और अगर हम देखें सेकेंड रो में, तो जो लास्ट पिक्चर है जिनके हाथ में शहनाई है और सर पे टोपी लगी है, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की इमेज है। Think of the Shehnai and the first things you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai master playing this instrument. जब भी हम शहनाई वर्ड सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है, मतलब वेडिंग का, शादी का ख्याल आता है कि या फिर ऐसी ऑस्पिशियस ओकेजन्स का, क्योंकि शहनाई जो है वो कहाँ बजाई जाती है, शादियों में बजाई जाती है और टेम्पल्स वगैरह में बजाई जाती है। या फिर हमारे ख्याल में हमारे दिमाग में दूसरा ख्याल क्या आएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी वो हैं जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही मधुर शहनाई बजाते थे। इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट नोट्स बजाए, मतलब बहुत सारी शहनाई की धुन कहें या राग धुन या राग कहते हैं, उन सबको इन्वेंट करा है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी वो हैं जो शहनाई को कुछ प्लेसेस से क्लासिकल स्टेज पे लेके गए। जैसे शहनाई जो है पहले वो वेडिंग्स में बजाई जाती थी, टेम्पल्स में बजाई जाती थी और रॉयल कोर्ट्स में, मतलब राजा महाराजाओं के दरबार में बजाई जाती थी। तो पहले उसके कुछ लिमिटेड प्लेस हुआ करते थे, पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी वो हैं जिन्होंने शहनाई को उन प्लेसेस के अलावा भी नई जगह पे, मतलब पूरी दुनिया में एक पहचान दी। और कहें तो जैसे और बाकी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, जैसे बांसुरी हो गई, तबला हो गया, हारमोनियम हो गए, सितार वगैरह, उसी तरह से उन्होंने शहनाई को भी क्लासिकल स्टेज पे लेके गए, ठीक है। और उनकी अलग अलग जगह पे परफॉर्मेंस हुई और देश और दुनिया भर में उन्होंने घूम घूम के डिफरेंट जगह पे परफॉर्म किया। तो इस वीडियो में हम शहनाई और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसमें पार्ट 2 में। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill and unpleasant sound. जो एम्परर औरंगजेब थे उन्होंने क्या करा, पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, जैसे यहाँ पे इमेज देखिए पुंगी की, ये फर्स्ट वाली इमेज पुंगी की है और सेकंड वाली शहनाई की। पुंगी क्या, ऊपर से जैसे ये पतला होता था, बीच में राउंड सा होता था और फिर नीचे ये पाइप जैसा होता था, और पुंगी क्या है, एक पूरी थोड़ी मोटी सी पाइप है, सिर्फ सिंपल। तो ये दोनों इमेज है। तो ये पहली वाली जो है पुंगी की इमेज है। तो औरंगजेब ने क्या करा, पुंगी को बैन कर दिया अपने रॉयल रेजिडेंस में, मतलब जब वो रूल करते थे तो उस टाइम पे उन्होंने बैन कर दी कि कोई भी पूरे रॉयल रेजिडेंस में पुंगी नहीं बजाएगा, क्योंकि उसका साउंड उनको अनप्लीजेंट लगता था, बहुत ही श्रिल साउंड, की तीखी सी आवाज़ लगती थी और उनको बिल्कुल पसंद नहीं था पुंगी का साउंड, तो पुंगी को बैन कर दिया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। रीडेड का मतलब क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जिनमें हवा ब्लो करके बजाए जाते हैं, जैसे हवा ब्लो करके शहनाई बजाई जाती है फूक के, ठीक है, और फ्लूट बजाया जाता है। तो ये सारे क्या हो गए, रीडेड। और जो पुंगी है वो क्या बन गया, एक जेनरिक नेम बन गया। जेनरिक नेम का मतलब क्या है, अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल, मतलब किसी भी क्लास या ग्रुप को पूरा होल नाम दे दें। यानी कि जेनरिक नेम पुंगी किसके लिए बन गया था, जितने भी सारे वो इंस्ट्रूमेंट है जिनमें हवा फूक मार के बजाया जाता है, जैसे पुंगी हो गई, शहनाई हो गई और फ्लूट, इन सब का एक कॉमन नाम दे दिया था पुंगी, ठीक है। तो फिर पुंगी जो है वो एक नाम बन गया था, ठीक है, जेनरिक नेम बन गया था, किसके लिए, नॉइज़ मेकर के लिए। यानी कि ऐसा लगता था कि ये सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये शोर मचाते हैं, ठीक है, नॉइज़ मेक करते हैं, तो इसलिए ये बैन हो गया था। और फिर लोग को लगने लगा कि ये जो पुंगी बहुत ही नॉइज़ मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये शोर मचाता है। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों को लगता था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है पुंगी है और ये जो सारे बजाने वाले ये फिर से रिवाइव होंगे, मतलब फिर से किसी दिन बजाए जाएंगे। A barber of a family of professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब एक बार्बर मतलब जो नाई होते हैं, जो दाढ़ी मूछ, ठीक है, बनाते हैं, जो बाल काटते हैं, उनको कहते हैं बार्बर। तो एक बार्बर जिसकी फैमिली में प्रोफेशनल म्यूजिशियन है, मतलब उसके जो एंसेस्टर हैं और जो उसकी फैमिली के लोग हैं वो सारे क्या हैं, प्रोफेशनल म्यूजिशियन, ठीक है। और उस बार्बर का जो है वो रॉयल पैलेस में आना जाना है, मतलब वो आते जाते हैं उस रॉयल पैलेस में। तो उन्होंने डिसाइड किया, उन बाबा ने डिसाइड किया कि वो जो है पुंगी की जो टोन है, ठीक है, जो उसकी म्यूज़िक की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, फिर ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वुड लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। फिर उन्होंने क्या करा, एक पाइप चूज़ करी जो कि नेचुरल हॉलो स्टेम, मतलब किसी एक नेचुरल लकड़ी की है जो बीच से हॉलो है, जैसे बैम्बू होते हैं ना अंदर से हॉलो, ऐसी एक नेचुरल लकड़ी चूज़ की जो बीच से हॉलो है, और वो क्या है, पुंगी से लंबी है और उससे ब्रॉडर है, ठीक है, यानी कि उसका डायामीटर जो है वो पुंगी की पाइप से ब्रॉडर है। तो उन्होंने ऐसी एक पाइप ली और उसमें 7 होल्स कर दिए, मतलब 7 उसमें छेद कर दिए।
When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. अब उन्होंने क्या करा, जब उस पाइप पे 7 होल्स कर दिए, फिर उन्होंने उसको बजाया, ठीक है। क्या करा, उसके जो 7 पोर्स थे उनमें से बार बार वो कुछ पोर्स को क्लोज कर रहे, कुछ पोर्स को ओपन रहने दे रहे। तो जब वो ऐसे ओपन क्लोज करे जा रहे 7 पोर्स में से कुछ कुछ, तो क्या हो रहा था, एक धीरे धीरे सॉफ्ट सॉफ्ट सी वॉइस आने लगी, मतलब एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, मेलोडियस मतलब बहुत ही मीठा सा, सुनने में बहुत मीठा सा, मधुर सा वो साउंड लग रहा था, तो वो साउंड प्रोड्यूस हुआ। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. तो उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को जो बजाया था, मतलब जो बनाया था, जो इम्प्रूव की थी उन्होंने पुंगी की क्वालिटी, उस दूसरे वाले इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने क्या करा, रॉयल पैलेस में, मतलब किंग के सामने और रॉयल को पैलेस में क्या करा, उसको बजाया। और जितने भी लोग थे वहाँ पे सब लोग इम्प्रेस हुए, उन सबको उसका साउंड बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पे फिर राज दरबार के जो लोग थे वो कहने लगे कि ये पुंगी से बहुत ही अलग इंस्ट्रूमेंट है देखने में भी, और जो इसका साउंड है वो भी बिल्कुल अलग है, तो इसलिए इसको एक नया नाम देना चाहिए। As the story goes, since it was first played in the Shah chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai. अब उन लोगों ने डिसाइड किया दरबार में कि ये जो है सबसे पहले शाह के दरबार में, मतलब शाह चैम्बर क्या, शाह यानी कि किंग के दरबार में बजाया गया है, और इसको किसने बजाया है, नाई ने, नाई जैसे बार्बर, तो इसलिए उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रख दिया, शहनाई। The sound of the shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and in an indispensable component of any North Indian wedding. अब शहनाई का जो साउंड है इसको बहुत ही ऑस्पिशियस कंसिडर किया, मतलब ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही शुभ, बहुत शुभ सी उसकी आवाज़ लगी, तो उन्होंने इसको बहुत शुभ कंसिडर किया, बहुत ऑस्पिशियस कंसिडर किया, और उसको ऑस्पिशियस जगह पे जैसे टेम्पल्स में और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में बजाया जाने लगा। इनडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, मतलब बिल्कुल शहनाई अगर कोई भी सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि वेडिंग का है, तो इतना इनडिस्पेंसिबल हो गया कि मतलब उसके बिना वो शादी कंप्लीट सी, मतलब अधूरी सी लगने लगी लोगों को, कि एक कंपल्शन सा हो गया कि मतलब अगर शादी है तो शहनाई बजेगी। तो इसलिए जो है शहनाई की जो साउंड है उसको बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ कंसिडर करा, और उसको बहुत ही ऑस्पिशियस जैसे टेम्पल और शादी जैसी पवित्र जगहों पे बजाने लगे। In the past, the shehnai was part of the नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट द रॉयल कोर्ट। मतलब रॉयल कोर्ट यानी कि राजा के दरबार में जो नौबत यानी कि 9 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से शहनाई को एक कंसिडर किया गया। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, और उसके बाद से अब तक ये सिर्फ मंदिरों में और शादियों में ही बजाया जाता था शहनाई को। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब जो ये इंस्ट्रूमेंट है शहनाई, इसको क्लासिकल स्टेज पे और अलग अलग जगहों पे परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, मतलब अब डिफरेंट जगह पे शहनाई बजती है अलग अलग ओकेजन्स पे, इसका क्रेडिट किसको मिलता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को। मतलब जो शहनाई पहले सिर्फ मंदिरों में और शादियों में बजती थी, अब वो डिफरेंट प्लेसेस पे यानी कि क्लासिकल स्टेज पे जैसे और बाकी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, ठीक है, शोज़ होते हैं, वैसे ही शहनाई भी अब उस स्टेज पे आ गया है, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को। A 5-year-old Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in बिहार। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव में, बिहार में। तो यहाँ पे है 5-year-old मतलब 5 साल के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं एक एशियंट एक पॉन्ड के पास, कहाँ पे, डुमराव, एशियन स्टेट जो है डुमराव में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। अब जब वो छोटे थे तो डुमराव में ही वो क्या करते थे, एक नियर बाय मतलब उनकी लोकेलिटी में, उनके घर के नियर बाय बिहारी जी टेम्पल है, वो वहाँ पे जाते थे भोजपुरी चैता गाने के लिए। चैता क्या होता है, भजन होता है, तो वो वहाँ जाते थे बिहारी जी टेम्पल में चैता गाने, और उसके एंड में उनको क्या मिलता था, एक बिग लड्डू मिलता था एज प्राइज़, ठीक है, गाने का प्राइज़ उनको क्या मिलता था, एक बड़ा सा लड्डू जिसका वेट कितना था 1.25 kg का एक बड़ा सा लड्डू मिलता था उनको, जो कि वहाँ के लोकल महाराजा जो थे वो देते थे। This happened 18 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। अब ये जो है 80 years ago की बात है, मतलब 80 साल पहले की बात है, जब बिस्मिल्लाह खान जो है वो बिहार जी टेम्पल जाते थे, वहाँ पे चैता गाते थे और उनको 1.25 kg का लड्डू मिलता था। पर अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी मतलब ट्रैवल फार, मतलब उन्होंने इतनी मेहनत की और इतना अच्छा शहनाई बजाते हैं कि उनको भारत में सिविलियन को देने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड मिला, जो कि है भारत रत्न। मतलब भारत में किसी भी सिविलियन को कोई जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है वो क्या है, भारत रत्न अवार्ड मिला उन्हें, उनकी शहनाई बजाने के लिए। उनको इतनी मधुर शहनाई बजाते थे और उन्होंने दुनिया भर में शहनाई को फेमस किया है।
On 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasool Bux Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. 21 मार्च 1960 को बिस्मिल्लाह खान जी का बर्थ हुआ था, वो बॉर्न हुए थे और वो एक बहुत बिहार की एक वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली, यानी कि उनकी फैमिली में क्या थे, म्यूजिशियन थे और वहाँ पे उनका जन्म हुआ था एक म्यूजिशियन फैमिली में। और जिनके जो दादा थे, ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो क्या करते थे, शहनाई नवाज थे। कहाँ पे? भोजपुर किंग कोर्ट में, मतलब भोजपुर की जो किंग का पैलेस था वहाँ पे वो शहनाई बजाया करते थे, शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। और जो उनके फादर हैं पैगम्बर बख्श और उनके जो पैटर्नल एंसेस्टर मतलब एंसेस्टर ऑफ द फादर, मतलब जो उनके पिता के पूर्वज हैं, पिता के साइड के जो उनके पूर्वज हैं, वो सभी क्या हैं, शहनाई बजाया करते थे। The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। बिस्मिल्लाह खान जी ने बहुत ही अर्ली लाइफ में ही म्यूज़िक को एक्सेप्ट किया था, मतलब जैसे उनकी फैमिली में सारे म्यूजिशियन थे तो वो म्यूज़िक क्या करते थे, सुनते रहते थे, उनकी पैटर्नल हाउस में भी और उनके मैटरनल मतलब उनके दादा के घर में भी और उनकी नाना के घर में भी। तो उन्होंने बहुत ही अर्ली लाइफ में, जब वो बहुत छोटे थे तभी से उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में ही म्यूज़िक को एक्सेप्ट किया था एट द एज ऑफ 3। और जब वो 3 साल के थे तो उनकी मदर उनको अपने उनके मैटरनल अंकल की, मैटरनल मतलब जो एंसिस्टर होते हैं मम्मी के साइड के, जैसे पैटर्नल हो गए फादर के एंसिस्टर, जैसे वैसे मैटरनल क्या होते हैं मम्मी के, तो वो कहाँ पे लेके गए उनको, मैटरनल अंकल के घर, मतलब बिस्मिल्लाह खान जी के मामा के घर, जो कि कहाँ रहते हैं, बनारस में, आज उसको वाराणसी कहते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान बहुत ही फैसिनेटेड हो गए, उनको बहुत ही अच्छा लगा कि उनके अंकल जब क्या कर रहे थे, शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनको वो देख के बहुत ही अच्छा लगा। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras where Bux was employed to play the शहनाई। और जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने स्टार्ट कर दिया, अकम्पनी का मतलब क्या होता है, साथ देना, तो जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान जो है वो अपने अंकल अली बख्श के साथ कहाँ, विष्णु टेम्पल जाना, बनारस में विष्णु टेम्पल जाना शुरू कर दिया अपने अंकल के साथ, जहाँ पे उनके अंकल को शहनाई बजाने के लिए रखा गया था, मतलब वो एम्प्लॉयड किया गया था वहाँ पे, वो जाके शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं वो भी अपने अंकल के साथ जाने लगे बनारस के विष्णु टेम्पल। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। ऑन एंड का मतलब क्या होता है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग। अब अली बख्श जो हैं वो विष्णु टेम्पल में बनारस की क्या याद करते थे, शहनाई बजाते थे, और बिस्मिल्लाह खान जो है वो वहाँ पे बिल्कुल शांति से बैठ के, कैप्टिवेटेड का मतलब क्या होता है, टू अट्रैक्ट एंड होल्ड समबडीज अटेंशन, मतलब वो बिल्कुल ध्यान लगा के उस शहनाई की तरफ अट्रैक्ट होकर वो बिल्कुल बैठ के क्या करते थे, उस शहनाई को सुनते थे। आवर्स ऑन एंड क्या था, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, मतलब बहुत देर तक वो बिना रुक के क्या करते थे, उस शहनाई को सुना करते थे टेम्पल में बैठ के। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. अब धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, शहनाई बजाना सीखना शुरू किया और वो पूरे दिन बैठ के क्या करते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे शहनाई की। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. बालाजी का टेम्पल, मंगला मैया और बैंक ऑफ गंगा, वो उनकी बहुत ही फेवरेट प्लेसेस बन गए थे, फेवरेट हंट्स बन गए थे, जहाँ पे वो बहुत प्रैक्टिस करते थे इन सॉलिट्यूड, यानी कि शांति में वहाँ की वो बहुत ही प्रैक्टिस करते थे अपनी शहनाई की। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। जो गंगा नदी की बहते हुए पानी की आवाज़ थी वो बिस्मिल्लाह खान जी को इंस्पायर करती थी, ठीक है, टू इम्प्रूव, यानी कि जो राग्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए और नए नए राग्स को इन्वेंट करने के लिए जो कि पहले कभी नहीं सुने गए होंगे, ठीक है। उन्होंने ऐसी ऐसी राग शहनाई की इन्वेंट करी जो पहले लोग सोच भी नहीं सकते होंगे, इतनी मधुर और इतनी अच्छी मेलोडियस साउंड्स जो है उन्होंने इन्वेंट करी, कहाँ पे, गंगा के घाट पे बैठ के, गंगा के किनारे पे बैठ के। At the age of 14, Bismillah Khan accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 14 ईयर्स के थे तो वो अपने अंकल के साथ कहाँ गए थे, इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में, और उस कॉन्फ्रेंस के एंड में जो उस्ताद फयाज़ खान थे उन्होंने उस यंग बॉय के, यानी कि 14 ईयर्स बिस्मिल्लाह खान के, उनको पैट किया, यानी कि उनको थपथपाया, शाबाशी जैसे देते हैं वो किया उन्होंने, और उनकी पीठ पे उनको थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मतलब तुम मेहनत करो और तुम एक बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छे शहनाई वादक बन जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio.
जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो स्टैब्लिश हुआ लखनऊ में, तो वहाँ पे क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान जी को एक बिग ब्रेक मिला, ठीक है। और वहाँ पे वो क्या बन गए, बहुत जल्दी ही ऑफन हेयर, मतलब रेडियो पे सबसे ज़्यादा सुनने वाले शहनाई प्लेयर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान वो पहले इंसान थे जिन्होंने आज़ाद भारत को ग्रीट किया अपनी शहनाई से। He poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which include पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। अब रेड फोर्ट पे बिस्मिल्लाह खान ने अपने बिल्कुल दिल से एक बहुत ही अच्छी सी राग गाई जिसका नाम क्या था, राग काफ़ी। उन्होंने मतलब ही पोर्ड हिज हार्ट आउट, मतलब बिल्कुल दिल से बहुत ही मधुर सी राग काफ़ी गाई थी रेड फोर्ट पे, और उस ऑडियंस के सामने जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। और उनकी शहनाई के बाद उन्होंने वहाँ पे एक बहुत ही फेमस यानी कि आज़ाद भारत की पहली स्पीच जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान जी ने बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज दी हैं इंडिया में और अब्रॉड, हर जगह ही। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestros that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. Souvenirs क्या होती हैं? Things given in memory of a place, person और event। यानी कि souvenirs वो सारी चीज़ होती हैं, जैसे हम किसी प्लेस पे जाते हैं, हम विजिट करते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें लेते हैं या फिर हमें कोई कुछ गिफ्ट करता है, तो हमारे क्या बन जाती है, याद बन जाती है कि जब हम उस पर्टिकुलर प्लेस पे गए थे तो उन्होंने हमें ये गिफ्ट किया या हमने ये चीज़ें खरीदी। तो सोविनियर क्या हो जाती है, जो थिंग बन जाती है जो हमें मेमोरी देती है कि हाँ हम कभी उस प्लेस पे विजिट किया था। तो ऐसे जो वहाँ के किंग थे ज़हीर शाह, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान जी की परफॉर्मेंस से इतना इंप्रेस हो गए थे, उनको इतनी अच्छी लगी थी उनकी परफॉर्मेंस कि उन्होंने एक पर्शियन कारपेट गिफ्ट किया और बहुत सारे सोवेनियर्स, बहुत सारी चीज़ें उनको गिफ्ट की। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तो सिर्फ अफगानिस्तान के किंग ही नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह जी की शहनाई बजाने से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हुए थे बिस्मिल्लाह जी से, और उन्होंने अपनी एक मूवी का नाम उस इंस्ट्रूमेंट पे शहनाई पे रख दिया था, जिस मूवी का नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। अब उस मूवी का जो ये मूवी थी गूंज उठी शहनाई, इस मूवी में बिस्मिल्लाह खान जी ने कंपोजिशन दिया, मतलब अपना म्यूजिक दिया उसके गाने को, दिल का खिलौना है टूट गया। और ये गाना क्या है, नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड ब्रेकर, यानी कि ये गाना इतना फेमस हुआ इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पूरे नेशन वाइड, मतलब पूरे भारत में। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलाइट वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक्स वर लिमिटेड टू टू। अब इस म्यूजिक से, दिल का खिलौना है टूट गया है, इस म्यूजिक से उनको बहुत ज़्यादा फेम, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। इन सेल्यूलाइट वर्ड, मतलब सेल्यूलाइट क्या है, ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, मतलब पुराने ज़माने में सेल्यूलाइट बोला जाता था फिल्म्स वगैरह को। तो उनको फिल्मी जगत में बहुत ज़्यादा फेम, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। पर फिर भी इतने सक्सेस मिलने के बाद भी लोगों ने इतना पसंद किया उनके म्यूज़िक को, उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ 2 ही म्यूज़िक में, मतलब 2 ही मूवी में काम किया, 2 ही म्यूज़िक दी, ठीक है। विजय भट्ट गूंजुटी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर शनाधी अपन्ना, उन्होंने सिर्फ 2 ही मूवी में सॉन्ग दिए। एक थी गूंजुटी शहनाई में जो कि विजय भट्ट की थी, और दूसरी विक्रम श्रीनिवास जी की थी कन्नड़ा मूवी सनाधी अपन्ना में। बस इन दोनों मूवीज़ में उन्होंने अपने गाने दिए। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फसाइज। और उन्होंने इससे ज़्यादा काम क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो फिल्म वर्ल्ड है, फिल्मी जगत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लैमर है और बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी है, यानी कि बहुत नकली चीज़ें हैं। तो इसलिए इन्होंने एम्फसाइज़ किया कि उनको फिल्म जगत की ये ग्लैमर और ये आर्टिफिशियलिटी पसंद नहीं है, इसलिए इन्होंने और मूवीज़ में अपना म्यूज़िक नहीं दिया आगे। Awards and recognitions came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान जी के बाद बहुत सारे अवार्ड्स आए, बहुत ज़्यादा उनको रिकग्निशन मिली, मतलब बहुत ज़्यादा पहचान मिली, कहीं तो फेम मिली पूरे देश और दुनिया भर में। और बिस्मिल्लाह खान जी पहले इंडियन थे जिनको इनवाइट किया गया लिंकन सेंट्रल हॉल, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है, वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। वो थे पहले इंडियन जिन्होंने लिंकन सेंट्रल हॉल में परफॉर्मेंस की। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और उन्होंने और भी कुछ इवेंट्स में, इंटरनेशनल कुछ इवेंट्स में परफॉर्म किया, जैसे कि वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में किया, इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल में किया और ओसाका ट्रेड फेयर में किया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और वो इंटरनेशनली इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पे रखा गया, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushans were conferred on him. Conferred का मतलब क्या होता है? Given usually an award or a degree. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को बहुत सारे नेशनल अवार्ड दिए गए, जैसे पद्मश्री, द पद्म भूषण और उनको पद्म विभूषण भी दिया गया. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness. He said, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया और विद द कोवेटेड का मतलब क्या होता है? मच डिज़ायर, जो बहुत ज़्यादा इच्छा होती है जिस चीज़ की वो. तो जो भारत रत्न है जब उनकी चेस्ट पे रेस्टिंग मतलब उनकी चेस्ट पे था, तो उनकी आंखें फुल ऑफ ग्लिटरिंग मतलब क्या है? बिल्कुल चमक रही थी, शाइन कर रही थी उनकी आंखें, और उनकी आंख में एक बहुत ही रेयर हैप्पीनेस, इनकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना जब किसी को, जो कभी कभी देखने को मिलती है. तो वो भारत रत्न अवार्ड पाके बहुत ज़्यादा खुश थे और वो रेयर हैप्पीनेस उनकी आंखों में दिख रही थी. और उन्होंने कहा जब उनको वो अवार्ड मिला तो, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक. तो वो कहते हैं कि अपने बच्चों को जो है वो भारत का म्यूज़िक सिखाएं, वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, जो हमारे क्लासिकल म्यूज़िक हैं वो सब, और जो इवन वेस्ट भी जो है वो क्या कर रहा है, अब आ रहा है और हमारा म्यूज़िक सीख रहा है, हमारे ट्रेडिशनल म्यूज़िक को सीख रहा है. In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they were remain for him the most wonderful town of the world. बिस्मिल्लाह खान जी हैं वो पूरे देश और दुनिया में घूमे हैं, अलग अलग जगहों पे घूमे पूरी दुनिया भर में, पर फिर भी वो उनके लिए फॉन्ड ऑफ मतलब उनको बनारस और डुमराव बहुत ही ज़्यादा ही पसंद है. फॉन्ड का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ को हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो उनके लिए जो बनारस और डुमराव है वो दुनिया के सबसे वंडरफुल टाउन है खान साहब के लिए, मतलब बिस्मिल्लाह खान जी के लिए. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple there. अब खान साहब का एक स्टूडेंट जो है वो उनसे कहता है कि आप यूएसए में मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक म्यूज़िक स्कूल को हेड करें, ठीक है. और वो कहता है, वो प्रॉमिस करता है उनसे कि जो बनारस के ये टेम्पल्स हैं इन सबको वो वहाँ पे क्या करेंगे? रेप्लिकेट करेंगे. रेप्लिकेट क्या होता है? जैसे डुप्लीकेट सा बना देना और वैसी इमेज वगैरह क्रिएट कर देना, ताकि एक बनारस का उनको लगे एटमॉस्फेयर जो है वो उनको यूएसए में महसूस हो. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. पर खान साहब अपने स्टूडेंट से बोलते हैं, क्या तुम ये गंगा रिवर को भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो यूएसए में? लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान. वाइल आई एम इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, एंड वाइल आई एम इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरा. अब यह खान साहब कहते हैं कि जब भी फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं, किसी भी कंट्री में होते हैं फॉरेन की, तो वो हमेशा भारत को याद कर रहे होते हैं, हिंदुस्तान को याद कर रहे होते हैं. जब वो मुंबई में होते हैं तो वो बनारस को याद कर रहे होते हैं, और उनके दिमाग में क्या चल रहा था? होली गंगा, पवित्र गंगा की गंगा को याद कर रहे होते हैं. और जब वो बनारस में होते हैं तो वो क्या मिस करते हैं? डुमराव का यूनिक मट्ठा. मट्ठा क्या होता है? जैसे हम लोग दिल्ली में लस्सी कहते हैं, तो उस साइड वहाँ पे यूपी में, बिहार में मट्ठा कहा जाता है, तो वो डुमराव का फेमस मट्ठा याद करते हैं. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich culture heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslims like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की जो लाइफ है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे भारत का रिच कल्चर और उसकी हेरिटेज को दिखाने का, कि कैसे एक डिवोट मुस्लिम, डिवोट का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो अपने रिलीजन में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है और उसके सारी लॉज को और उसके लॉज को ओबेस करता है और उसको प्रैक्टिस करता है अपने रिलीजन को. तो वो क्या है? एक डिवोट मुस्लिम है. और ये क्या दिखाता है? कि वो एक मुस्लिम है जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल में आराम से जाके रोज़ सुबह बहुत ही ईजिली वहाँ जाके मॉर्निंग में शहनाई बजा सकते हैं, और लोगों को क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है. लोग ने एक्सेप्ट करते हैं उनकी शहनाई को, उनकी कला की सराहना करते हैं. Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 year after a prolonged illness. तो काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब वो 90 ईयर्स के हुए और काफ़ी लंबे समय से वो बीमार रह रहे थे, तो उसकी वजह से उनकी 21 अगस्त 2006 को डेथ हो गई. ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ अ नेशनल मॉर्निंग. और उनको एक स्टेट फ्यूनरल दिया गया, मतलब सरकार के द्वारा फ्यूनरल दिया गया, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक दिन का नेशनल मॉर्निंग क्या है उसको अनाउंस किया. मॉर्निंग क्या होता है? जैसे लोग शांत रह के थोड़ी देर श्रद्धांजलि देते हैं उनको, तो एक दिन का नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. अब यहाँ पे अगर हम देखें, ब्लू बॉक्स में दिख रहा है हमें, ये क्या एक क्वेश्चन है, शायद किसी जर्नलिस्ट ने पूछा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी से, जिनका नाम है शेखर गुप्ता. तो वो क्या पूछते हैं? व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान. जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है उनका बर्थ कब हुआ था? 1916 में, यानी कि भारत को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले में हुआ था उनका बर्थ.
तो जब एक जर्नलिस्ट हैं शेखर गुप्ता, वो पूछते हैं कि जब पार्टीशन हुआ, बिस्मिल्लाह खान जी से वो पूछते हैं कि जब पार्टीशन हुआ तो आपने आपकी फैमिली में नहीं सोचा कि आप लोग पाकिस्तान मूव कर जाए जैसे? तो फिर इस पे क्या रिप्लाई करते हैं बिस्मिल्लाह खान, गॉड फॉरबिड मी लिविंग बनारस नेवर। तो कहते हैं भगवान मुझे माफ़ करे, मतलब भगवान खुदा मुझे माफ़ करे, मैं बनारस छोड़ूँ नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बिन टू पाकिस्तान। वो कहते हैं मैं एक बार पाकिस्तान गया था और मैंने बॉर्डर क्रॉस करा, बस इसलिए गया ताकि मैं कह सकूँ कि मैं एक बार जो है वो पाकिस्तान गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर एन आवर, और वो वहाँ पे बस 1 घंटे के लिए रुके। आई साइड नमस्कार टू द पाकिस्तानी एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस। आई हैड अ गुड लाफ, उन्होंने वहाँ जाके नमस्कार किया पाकिस्तानियों को और सलाम अलैकुम बोला भारतीयों को। उसके बाद आई हैड अ गुड लाफ, मतलब फिर वो हंसे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ये चैप्टर ईजी था। तो एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी को बैन क्यों किया था? क्योंकि उसको पुंगी का साउंड बिल्कुल पसंद नहीं था, वो डिसलाइक करता था पुंगी के साउंड को, और कंसिडर किया जाता था कि पुंगी जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, रीडेड नॉइज मेकर, ठीक है, यानी कि वो एक रीडेड होते हैं जिसमें हवा हम ब्लो करके बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो वो क्या बनाता है कि वो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है पुंगी जो है, और उसका जो साउंड है वो बहुत ही लाउड और बहुत श्रिल और अनप्लीजेंट सा साउंड लगता था, इसलिए उसको बैन किया गया। हाउ इज़ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी? अब शहनाई पुंगी से डिफरेंट कैसे है? ऑल्दो दोनों क्या है, रेडेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब दोनों ही फूक बजा के, मतलब फूक मार के बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट है, पर इनमें डिफरेंस भी है क्योंकि ये साइज़ में डिफरेंट है और इनकी म्यूज़िक क्वालिटी में डिफरेंट है और ये शेप में भी डिफरेंट है। जो शहनाई है वो क्या है, एक हॉलो स्टेम से बनी है जो कि ब्रॉडर और लॉन्गर है पुंगी से, ठीक है, और शहनाई में 7 होल्स हैं और इसमें से एक बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, इन कॉन्ट्रास्ट विद पुंगी से कैसे एक श्रिल और नॉइजी सा साउंड प्रोड्यूस होता था। वेयर वॉज द शहनाई प्ले ट्रेडिशनली? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? ट्रेडिशनली जो शहनाई है वो कहाँ बजती थी? कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में बजती थी, कोर्ट्स में, फिर टेम्पल और वेडिंग्स में भी बजती थी ट्रेडिशनली। अब बिस्मिल्लाह खान जी ने चेंज कैसे किया? वो शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे लेके गए, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे परफॉर्मेंसेज दी, जैसे स्टेज पे बाकी हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं उनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं, वैसे वो शहनाई को भी लेके गए, और उन्होंने जो शहनाई पहले कुछ स्पेसिफिक जगह पे बजती थी जैसे रॉयल कोर्ट्स में, शादी में और टेम्पल्स में, तो उन्होंने उसको क्लासिकल स्टेज पे भी लेके गए। व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज फर्स्ट ब्रेक? उनका पहला फर्स्ट ब्रेक कब मिला? उनको मिला 1938 में, जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ और वहाँ पे उनको वो वहाँ रेडियो पे शहनाई बजाया करते थे, वहाँ से उनको पहला ब्रेक मिला उनका। रेडियो पे उनकी शहनाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थ्रू आउट इंडिया, मतलब सब उनकी शहनाई को रेडियो पे सुनते थे। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक? ऑन 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान जी ने रेड फोर्ट पे शहनाई बजाई थी, और वो हिस्टोरिक इसलिए था क्योंकि हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी और वो स्वतंत्र भारत का पहला इवेंट था, और उन्होंने वहाँ पे अपनी शहनाई से स्वतंत्र भारत को ग्रीट किया था। और जो रेड फोर्ट में ऑडियंस थी वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक थे उस ऑडियंस में जिनके सामने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई थी, और उनकी शहनाई के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फर्स्ट स्पीच दी थी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, ठीक है, जो कि बहुत फेमस है, आज़ाद भारत की स्पीच पहली। वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए? क्योंकि वो जो है भारत से और बनारस से क्या है, बहुत ही अटैच हैं, वो बनारस को छोड़ना नहीं चाहते थे। बनारस के जो मंदिर हैं और जो गंगा रिवर है वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच थे, ठीक है, और ये सारी चीज़ें उनको यूएसए में नहीं मिल सकती, तो इसलिए वो भारत को और बनारस को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव इंडिया एंड बनारस। अब 2 इंसिडेंट कौन से हैं? जब पहली बार तो वो इंडिया छोड़ के यूएसए नहीं जाना चाहते थे पढ़ाने, तब हमें पता चलता है कि वो कितना भारत से प्यार करते हैं, और दूसरा तब जब उनको भारत रत्न मिला था, ठीक है, तो उनकी आंखों में बिल्कुल शाइन था और बहुत ही रेयर हैप्पीनेस थी, और वो इतना ज़्यादा खुश थे, और वो अपने जो हमारा रिच ट्रेडिशन है हमारा भारत का म्यूज़िक, वो उससे इतना लगाव करते हैं कि उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि भारत के बच्चों को जो है वो अपनी जो हमारे ट्रेडिशनल म्यूज़िक्स हैं ये सब उनको सिखाया जाए। तो ये 2 इंसिडेंट हैं जिनसे हमें पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान जो है वो इंडिया और भारत को बहुत ही पसंद करते हैं, मतलब उनसे बहुत ही प्यार करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।